वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आज के टॉपिक में हम सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल के स्रोत। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई के लिए जल के सोर्सों की जानकारी के लिए हमें हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का विस्तार से अध्ययन करना होगा। एक तो हमें जल विज्ञान और एक जलीय चक्र पर ध्यान देना है। जल विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं, और जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो एक सर्कुलेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान। भूमि तल के सरफेस वाटर, भूमि तल के सतही जल और भूमि तल के नीचे ग्राउंड वाटर तथा भूमि तल के ऊपर वायुमंडलीय जलवाष्प के अध्ययन का जल विज्ञान कहते हैं। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर के स्टडी को हम जल विज्ञान कहते हैं। सरफेस वाटर मीन्स जो सरफेस पे वाटर है, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के नीचे है, वाटर वेपर जो हमारा वाष्प के रूप में, इसको हम सबको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। जल विज्ञान से प्राप्त विभिन्न जानकारी सिंचाई के लिए, निर्माण कार्य और सिंचाई के लिए उत्तम संचालन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे बाढ़, जल की मात्रा, नदी नालों का डिस्चार्ज तथा समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, जो हाइड्रोलॉजी हमारी है, तो हाइड्रोलॉजी से हम इतने समझ सकते हैं कि जो भी हमारा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर है, इसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और जल विज्ञान से प्राप्त विभिन्न जानकारियाँ सिंचाई के लिए, निर्माण कार्य, सिंचाई की उत्तम संचालन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें बाढ़, जल की मात्रा, नदी नालों का डिस्चार्ज, समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता हाइड्रोलॉजी। इससे पहले भी मैं कहता हाइड्रोलॉजी। यूजेस ऑफ हाइड्रोलॉजी इन इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई अभियंत्रण में जल विज्ञान की उपयोगिता। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जब जल की ही हमें आवश्यकता होती है। अब जल विज्ञान, जल जो है हमारा साइंस के रूप में इसकी क्या यूजेस हैं। जल विज्ञान मौसम, सिंचाई, बाढ़ कंट्रोल, जल विद्युत उत्पादन आदि क्षेत्रों में सहायक और लाभदायक सिद्ध हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में निम्न कार्यों के लिए इसका यूज होता है। तो जल विज्ञान क्या है? जल विज्ञान मौसम, सिंचाई, बाढ़ कंट्रोल और जल विद्युत उत्पादन आदि के क्षेत्रों में सहायक। क्या है कहने का सेंस ये है कि जो हमारे पास वाटर है वो सिंचाई के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, बाढ़ कंट्रोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जलाशय की धारता तथा बांध की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, अब जो हमने विज्ञान है थोड़ा साइंस लगा दी, तो इसका हमारा यूज़ क्या है? कुछ जलाशय है, हमने पानी भरना है तो उसमें कितना पानी भरा जाना है, बांध की ऊंचाई कितनी रखनी है। अधिकतम बाढ़ तल की सहायता से जलाशय के लिए स्पाइलवे बनाना, नदी में पानी की मात्रा ज्ञात करके नहर का डिस्चार्ज निर्धारित करना। तो सबसे अहम बात तो यही है कि जो नदी में हमारा पानी की मात्रा ज्ञात करके, यानी कि देखेंगे कितना पानी है, नहर का डिस्चार्ज निर्धारण करना होगा। और जल विद्युत गिरोह के निर्माण के लिए
वर्ष भर में जलाशयों के पानी की उपलब्धता का अनुमान लगाना। जल विद्युत गिरोह के निर्माण के लिए वर्ष भर में जलाशयों के पानी की उपलब्धता का अनुमान लगाना। नदी में पानी की मात्रा ज्ञात करके नहर का निस्तारण करना और अधिकतम बाढ़ तल की सहायता से जलाशयों के लिए स्पिलवे बनाना। जलाशय के धारिता तथा बांध की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। अब आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें, प्राकृतिक में सूर्य और ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकृति में सूर्य ऊष्मा का सबसे बड़ा सोर्स है। सूर्य किरणें की गर्मी से पर्वतों में बर्फ पिघलकर बहने लगती है और इसी में से जलकुंड, झील, पोखर, तालाब, नदी, नाले और समुद्र आदि का पानी वाष्प होता रहता है तथा जलवाष्प पर पहुंचकर बादलों का रूप धारण कर लेता है और यही बादल उचित वायुमंडलीय दाब और ताप क्रम में वर्षा अथवा धारण कर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। बर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ती है और बर्फ प्रत्येक स्थान पर हो सकती है। ओले स्थानों को छोड़कर जहाँ हिमपात होता है प्रत्येक स्थान पर पड़ सकते हैं। बर्फ पिघलकर नदी के रूप में पर्वतों मैदानी भूमि पर होती हुई आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। वर्षा के भूमि तल पर आने से लेकर समुद्र में मिलने के बीच जल का कुछ भाग भूमि पर मृदा रंध्रों से चला जाता है, जो भूमि जल तल को ऊंचा उठाता है। कुछ भाग वाष्पीकृत हो वायुमंडल में पुनः पहुंच जाते हैं। भूमि तल पर विभिन्न रूपों में सतही जल के रूप में रह जाता है। इस प्रकार जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात अगर मैं करूं तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सिर्फ क्या है, आप इस फिगर से समझ लीजिएगा, सबसे आसान होगा। ये सूर्य है और यहाँ पर ये बादल है। अब सपोज ये बादल से बना और बारिश हुई। बारिश होने के बाद किसी भी पहाड़ी क्षेत्र पर बारिश हुई तो वहाँ का जो पानी तेजी के साथ नीचे फ्लो होगा तो झरना बन सकता है। वो झरना बन के एक झील के रूप में झील में समा जाएगा। उस झील की साइड से हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और कुछ पानी जैसे पृथ्वी पर आता है तो वो ग्राउंड नीचे की ओर सोख लेता है। तो जो पानी ग्राउंड नीचे की ओर सोख लिया उस पानी को पेड़ पौधे सोख कर उस पानी को ऊपर की ओर इवापोरेट करने लगते हैं। तो पेड़ पौधे पानी को इवापोरेट करें, सूर्य उसको खींचता है और उसी तरीके से फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होने लगती है। तो जलीय चक्र में क्या है कि जो पानी आसमान से नीचे की ओर आता है, कुछ पानी इवापोरेशन के जरिए ऊपर चला जाता है, कुछ पानी हमारी ज़मीन सोख लेती है जिसको पेड़ पौधे वाष्प के कारण ऊपर को छोड़ते हैं और इस तरीके से हमारा साइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो जैसे समुद्र है, समुद्र से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाता है, तो बादल बनते हैं, फिर बरसने लगता है। तो जैसे इन्होंने यह बताया कि जलीय चक्र में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्होंने इतना ही बताया कि जब हम वर्षा के भूमि तल पर आने को लेकर
समुद्र से मिलने के बीच जल का कुछ भाग भूमि के अंदर रंध्रों से रिसकर चला जाता है, जो भूमि जल तक ऊंचा उठाता है, और कुछ भाग बाष्पीभूत हो वायुमंडल में पुनः पहुंच जाता है। शेष भूमि तल में पर विभिन्न रूपों में सतही जल के रूप में रह जाता है। इस प्रकार जलीय जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है कि जैसे पानी आसमान से बरसता है, कुछ पानी झरनों के रूप में तालाबों में, नदियों में चला जाता है, कुछ पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है, ग्राउंड के नीचे का कुछ पानी हमारे पेड़ पौधे अपनी नसों के जरिए खींचकर बाष्पीभूत कर देते हैं, ट्रांसपीरेशन। और कुछ पानी जो तालाब है, तालाब से वो जो है बाष्प रूप में आसमान की ओर चलाता है, जिससे बादल बनते हैं, और बादल बनकर वो वर्षा कर देते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मैंने फिगर आपको दिखाया। तो ऐसा बादल बने, बादल से पानी नीचे की ओर गिरा, वो पानी हमारा कुछ रिसकर तालाब का लेवल बढ़ाता है, और कुछ पानी हमारा बाष्पीकरण के कारण सूर्य की रोशनी से खींच लेता है, और कुछ हमारा तालाबों से बाष्पीकरण हो जाता है। इसी को हम जलीय चक्र कहते हैं। सिंचाई जल सोर्स। पृथ्वी पर सिंचाई के लिए जल के केवल दो मुख्य सोर्स हैं, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सिंचाई जल सोर्स। पृथ्वी पर सिंचाई के लिए जल के केवल दो मुख्य सोर्स हैं, सतही जल यानी कि सरफेस वाटर, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। पृथ्वी पर सिंचाई के लिए जल के केवल दो मुख्य सोर्स हैं, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, सतही जल और भूमिगत जल। समुद्र का जल अत्यधिक खारा होने के कारण सिंचाई कार्य में यूज नहीं किया जाता। समुद्र का जल अत्यधिक खारा होने के कारण सिंचाई कार्यों में यूज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त नदी, झरना और तालाब, झील आदि के रूप में सतही जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जल पाया जाता है, और नलकूप, पताल तोड़ कुएं, एडिशन द्वारा भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए यूज करते हैं। सिंचाई के लाभ और हानि। सिंचाई के लाभ और हानियाँ क्या है, ये और समझ लें आप।
सिंचाई के लाभ, सिंचाई के अनेक लाभ हैं और जिस चीज़ से लाभ होता है उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, ये आप जानती हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और तो इतना खा लो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो वो आपके लिए हानिकारक हो गई। ऐसे ही सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारी हानि हैं। इन्होंने बोला कि सिंचाई के अनेक लाभ हैं, जिस चीज़ से लाभ होता है उससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। जब किसी कार्य में हानियाँ लाभों की अपेक्षा अधिक हो तो उस कार्य को नहीं करते हैं, परंतु जब लाभ अधिक हो तो उस कार्य को करने की कोई आपत्ति नहीं होती। जैसे अगर किसी बिजनेस को आप करते हो तो उसमें घाटा भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अगर फ़ायदा ज़्यादा हो, घाटा कम हो, तो वो बिजनेस हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा है, घाटा ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, तो उस बिजनेस को हम नहीं कर पाते। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जब लाभ अधिक हो तो उस कार्य करने की आपत्ति नहीं होती है। लाभ की तुलना में सिंचाई से हानियाँ बहुत कम है। क्या हानियाँ कम है? सबसे पहले लाभ, सिंचाई से अनुत्पादकता बढ़ती है। सिंचाई करने से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और मूल्यवान फसल और फलोद्यानों के समय पर सिंचाई की उत्पादकता बढ़ाना। सिंचाई से सूखे से बचा जा सकता है। सिंचाई से राजस्व में वृद्धि होती है। सिंचाई के लिए बनाए गए बांध अथवा प्रपात के द्वारा पनबिजली का उत्पादन करना। सिंचाई के लिए बनाए गए बांध और प्रपात के द्वारा पनबिजली का उत्पादन करना। सिंचाई नहरों के किनारे स्थान स्थान पर घाटों का निर्माण कर स्नान, तैराकी तथा मनोरंजन स्थलों को विकसित करना। बड़ी बड़ी नहरों में नौका संचालन व्यवस्था स्थापित की जाती है। नहर के किनारे की निरीक्षण सड़कें नहर के किनारे बसे गांवों को सड़क प्रदान करती हैं। नहर भूमि के कटाव और रेगिस्तान के बनने को रोकती हैं। तो सिंचाई के लाभ कितने हैं कि नहरें जो होती हैं हमारी भूमि के कटाव और रेगिस्तान बनने से को रोकती हैं। नहर के किनारों का जो इंस्पेक्शन रोड होती है नहर की साइडों पे, वो गांवों को सड़क यूज़ प्रदान करने के लिए बनाई जाती है, फ़ायदा होता है। बड़ी बड़ी नहरों में नौका संचालन व्यवस्था स्थापित की जाती है। सिंचाई नहरों के किनारे स्थान स्थान पर घाटों को निर्माण कर स्नान, तैराकी और मनोरंजन स्थलों का निर्माण किया जाता है। सिंचाई के लिए बनाए गए बांध और प्रपात द्वारा पन बिजली का प्रोडक्शन होता है। और सिंचाई में से क्या है कि उस स्टेट की उस देश की राजस्व में वृद्धि होती है। सिंचाई से सूखे से बचा सकते हैं। अगर सिंचाई करोगे आप तो उसको हमारा सूखा अगर कहीं है तो वहाँ पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। मूल्यवान फसलों और फलोद्यानों की समय पर सिंचाई की उत्पादकता बढ़ाई जाती है। सिंचाई से ओवरऑल फसल में वृद्धि होती है। नहरों के किनारे पर पटरी पर लगे वृक्षों की लंबी पंक्तियां भी भूमि के कटाव को रोकती हैं, इन्वायरमेंटल के प्रदूषण को कम करती हैं तथा उत्तम प्रकार की लकड़ी उपलब्ध कराती हैं, जो राजस्व में वृद्धि करता है। नहर सिंचाई से भूमिगत जल तल ऊपर उठ जाता है। हानियाँ क्या हैं इसकी? अब सब बातें आपने सुनी, अब इसके बाद में हानियाँ आती हैं। हानियाँ क्या है? अधिक समय तक निरंतर सिंचाई वाले क्षेत्रों में रिसन के कारण भूमि अंडरग्राउंड तथा भूमि तल के निकट आ जाता है, जिससे भूमि जलग्रस्त हो जाती है, जो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिक समय तक निरंतर सिंचाई वाले क्षेत्रों में रिसन के कारण भूमि जल तल भूमि के निकट आ जाता है और जिससे भूमि
जलग्रस्त हो जाती है, जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई जल का लापरवाही से प्रयोग करने पर गांव व खेतों के निकट गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जो मच्छरों की उत्पत्ति को सोर्स होते हैं। अब अगर नहर में ज़्यादा पानी आ गया तो वो पानी की कट गया, उससे कहीं ना कहीं गड्ढे पानी भर जाता है, जिससे मच्छरों को पनाह मिल जाती है। अधिक सिंचाई के क्षेत्रों में जलवायु नम होती है। नम जलवायु से गांवों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न रोग हो जाते हैं। सिंचाई नहरें किन्हीं किन्हीं स्थानों पर गांवों को जल निकासी में बाधा डालती हैं। नलकूप सिंचाई से भूमिगत जल तल नीचे गिर जाता है, जिससे क्षेत्र के कुआं और हैंडपंपों का पानी गहराई पर चला जाता है अथवा उथले कुआं पानी सूख भी जाता है। तो स्टूडेंट याद रहे कि अब हमारे सिंचाई के जो लाभ हैं उसकी हानियाँ भी हैं। लाभ है मैंने आपको बताया कि राजस्व में वृद्धि होती है, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, नहरों से जो है लाइट बनाई जाती है। और जिसकी हानियाँ थी, इसकी हानियाँ यही हैं कि अधिक समय पर निरंतर सिंचाई बड़े क्षेत्रों में रेशन के कारण मतलब रेशन हो जाता है। और सिंचाई जल का लापरवाही से यूज़ करने पर गांव और खेतों के निकटवर्ती गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जो मच्छरों को जन्म दे देते हैं। अधिक सिंचाई के क्षेत्र में जलवायु नम होती है और नम जलवायु से गांवों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न रोग हो जाते हैं। जलवायु नम होनी चाहिए। सिंचाई नहरें किन्हीं किन्हीं स्थानों पर गांवों का जल निकासी में बाधा डालती हैं। जब हम नहरें बनाते हैं तो हमारे बहुत सी जगहों पे नहरों के बनने से किसी गांव का वाटर का निकास करने में बाधा आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, नलकूप सिंचाई से भूमिगत तल नीचे गिर जाता है, जिससे क्षेत्र के कुआं तथा हैंडपंपों का पानी गहराई पर चला जाता है तथा उथले कुआं पानी सूख भी जाता है। तो ये हानियाँ हैं ये लाभ हैं। तो सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। सिंचाई जल स्रोत, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। समुद्र का जल अत्यधिक खारा होने का सिंचाई कार्य में यूज नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त रिवर नदी में पाया जाता है, जिससे विभिन्न तरह से सिंचाई की जा सकती है। और नलकूप आर्टिफिशियल बेल तथा इंडस्ट्रियल गैलरी द्वारा भूमिगत पानी का सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया अभी। सरफेस वाटर, जो सरफेस अंडरग्राउंड वाटर होता है कि जो पानी रिस कर नीचे चला जाता है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इतना ही कि सिर्फ सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, बहुत सारे सोर्स हैं जैसे नदियों का, नहरों का और ट्यूबवेल का। अब उसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या लाभ क्या हानि, वह मैंने सब आपको बताया। तो हमें इस पर ध्यान देते हुए आगे काम करना है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतने ही। थैंक यू क्लास।